Students, class 9th. Today we start science chapter 1 matter in our surroundings. हमारे आसपास के पदार्थ। यदि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारी चाहे वो किताबें हों, चाहे हमारा खाना हो, या कोई पशु पक्षी है, या कुछ भी अन्य जो पदार्थ हैं, कोई मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, ये मिलकर बनी हैं। ये वस्तुएं जिस सामग्री से मिलकर बनी हैं उस सामग्री को ही हम पदार्थ कहते हैं। तो हर विश्व में जितना भी हमें जो कुछ देता है, हमें लगता है पदार्थ जो हम देखते हैं वही पदार्थ हैं। तो पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। तो पदार्थ हम उन्हें कहेंगे जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। भारत में प्राचीन जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, उन्होंने भी पदार्थ का वर्णन किया था। उन्होंने भी बताया था कि क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, इन्हें पंच तत्व कहते हैं। इन्हें इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये इनके से ही सभी वस्तुएं बनती हैं। यही 5 तत्व हैं। इनको ही हम पंच तत्व कहते हैं। तो पंच तत्व, यही वर्गीकरण हमारा वैज्ञानिकों ने, यूनानी दार्शनिकों ने भी इसी का वर्णन किया था। तो इसके आधार पर पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ के लिए पंच तत्व हमने मान लिए थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसे वर्गीकृत करेंगे तो हम दो प्रकार के भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो भौतिक गुण धर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। लेकिन हमें इस अध्याय में केवल भौतिक गुण धर्म ही पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही उनके पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार भी पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक तो कणीय संरचना और दूसरी सतत संरचना। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है तो उसकी संरचना सतत होती है, परंतु यदि हम रेत ले लें, मिट्टी ले लें, तो उसमें कण जैसी संरचना होती है। तो भौतिक गुण के अनुसार भी पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, सतत संरचना और दूसरा कण संरचना। मतलब लकड़ी जैसी संरचना और दूसरी रेत या मिट्टी जैसी संरचना होती है। इसमें पदार्थ को फिर अवस्थाओं को लिया गया। भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, वो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं हमारी 3: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस को लिया गया। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस, अभी एक पत्थर के टुकड़े को ठोस मानेंगे इसके लिए। तो ऐसे जिनका आकार और आयतन स्थिर होता है, एक ईंट है वो भी ठोस ही है। तो ईंट को अगर हम ईंट को लेकर के किसी भी स्थान पर रख दें तो उसका न आकार बदलेगा न उसका आयतन बदलेगा। तो जिन पदार्थों का आकार और आयतन दोनों स्थिर होते हैं, जिनका आकार और आयतन नहीं बदलता, कहीं भी उसे रख दिया जाए। जैसे एक इस पेन को लें हम, और इस पेन को लेकर के अगर हम चाहें इसे एक बुक के ऊपर रख दें, टेबल पर रख दें या ज़मीन पर रख दें, तो इसका आकार और आयतन नहीं बदलता है। और जब आकार और आयतन नहीं बदलता है तो ये ठोस के अंतर्गत, यह ठोस के अंतर्गत आता है। तो इसका आकार और आयतन दोनों स्थिर होते हैं और ये बल लगाने पर ठोस हैं वो टूट सकते हैं। जैसे एक पत्थर के टुकड़े को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्थर कणों का आकार इनका नहीं बदलता है। इसलिए ये कैसे होते हैं? दृढ़, रिजिड होते हैं। और इनके कणों के मध्य में स्थान बहुत कम होता है। यदि हम एक पत्थर के टुकड़े को दबाने का प्रयास करते हैं तो वह दब नहीं पाता है। इसका अर्थ है कि उसके जो पदार्थ के कण हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। इनकी जो संरचना है हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो स्थिति होगी इस तरह की, इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि यह स्थिति हमारी कहलाती है ठोस। हम इसे सॉलिड कह सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति हो जाती है इस तरह की, तब हम इसे बोल सकते हैं लिक्विड। और अगर ये अणु इस तरह से बहुत दूर दूर रहते हैं तब इस स्थिति को बोल सकते हैं हम गैस। तो सबसे ठोस के अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इनके मध्य स्थान बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा स्थान किसके मध्य है? गैस के। और लिक्विड
द्रव है वो ठोसों से तो अधिक स्थान रहता है लेकिन गैस से कम रहता है। इसके अणु इधर उधर केवल कंपन कर सकते हैं, चल नहीं सकते, तो इनकी गतिज ऊर्जा ठोसों की कम होती है और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है गैस की। यदि हम एक कमरे में अगरबत्ती जला देते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू हमें आने लगती है, तो इस अगरबत्ती में से जो निकलने वाले जो गैसीय पदार्थ हैं उनके कण हैं वो इतनी गति करते हैं कि हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। और द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव के अंदर ही रहती है। ये जो गति करते हैं यह गति इनकी अनियमित रहती है, द्रव के अंदर भी और गैस के अंदर भी। ठोस के अणु गति नहीं करते, ये केवल कंपन कर सकते हैं, तो इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इसलिए इनकी जो संपीड्यता है सबसे कम होती है। ये अणु बहुत पास पास होते हैं तो इन्हें नहीं दबा सकते, जबकि इन दूसरे अणुओं को लिक्विड द्रव के अणुओं को हम पास पास ऐसे दबा सकते हैं क्योंकि इनके मध्य स्थान है। तो ये संपीड्य होते हैं। सबसे ज़्यादा संपीड्य गैस होती हैं। एक सिलेंडर में जो गैस भर दी जाती है उससे हम कई छोटे छोटे सिलेंडर गैस भर सकते हैं। तो गैस संपीड्य हो जाती हैं। बहुत अधिक आयतन गैस को हम थोड़े से ही आयतन में एकत्रित कर सकते हैं। जैसे गुब्बारे वाला एक सिलेंडर में से बहुत सारे गुब्बारे में गैस भर सकता है, तो उसे क्योंकि गैस जो थी बहुत अधिक संपीडित करके उस गुब्बारे में सिलेंडर में भर दी गई थी, तो उसमें से फिर हम उसे दूसरे गुब्बारों में भर सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी गैस करके। तो इस तरह से गैस का संपीडन किया जा सकता है। वाहनों में भी गैस भर दी जाती है तो वो भी संपीडन के कारण बहती है। तो ये ठोस, द्रव और गैस के गुण होते हैं। इनका एक निश्चित गलनांक रहता है ठोसों का, ये सामान्य ताप से काफ़ी अधिक होता है और इनका गलनांक गैस का सामान्य से बहुत कम होता है और इन दोनों के जब मध्य में रहता है उसे हम द्रव कहते हैं। इस तरह से हमारा ठोस, द्रव और गैस को लिया जाता है। अब मैं दूसरा द्रव अवस्था के लिए लेता हूँ। देखिए हमारा द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था में जैसे जल है, तेल है, दूध है जैसे पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं। ऐसे जो पदार्थ हैं वो सभी द्रव कहलाएंगे। द्रव का आयतन तो निश्चित होगा परंतु आकार निश्चित नहीं होगा। जैसे हमने मान लीजिए 1 लीटर दूध ले रखा है, तो उस 1 लीटर दूध को अगर हम एक बोतल में भर दें तो वो बोतल जैसा आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन उसका 1 लीटर ही होगा। यदि हम उससे किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो एक पाइप नुमा एक गिलास में बड़े में डाल दें तो गिलास जैसा आकार ग्रहण कर लेगा। तो इनका द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है, बह सकते हैं और बहने के कारण ही ये आकार बदल सकते हैं। इसके कारण ये तरल होते हैं, दृढ़ नहीं होते। ठोसों में आकार नहीं बदलता, इसलिए ठोस दृढ़ होते हैं लेकिन द्रव तरल होते हैं। इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। इनके अणुओं के मध्य में रिक्त स्थान है वो अधिक रहता है ठोस की अपेक्षा। इस तरह से ले सकते हैं हम, अभी मैंने बताया था इस तरह से। ये हमारा मान लीजिए ये अवस्था हमारी क्या है, द्रव। और गैस अवस्था में क्या रहेगा हमारा, गैस अवस्था में अणु इस तरह से बहुत दूर दूर रहते हैं और ठोस अवस्था में अणु बहुत काफ़ी पास पास रहते हैं। तो ये हमारे लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ठोस अवस्था में अणु बहुत पास पास रहते हैं, द्रव अवस्था में दूर दूर रहेंगे और गैस अवस्था में सबसे अधिक दूर रहते हैं। इनके मध्य के स्थान को अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। द्रव इनके मध्य की अवस्था को बोलते हैं। तो द्रव अवस्था में, लेकिन जो द्रव के कण हैं वो द्रव के अंदर अंदर गति करते रहते हैं। गैस के अणु किधर भी अनियमित गति कर सकते हैं कहीं भी। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा, गति चलने की जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा गैस में होती है। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस की होगी और सबसे कम ठोस की होगी। हाँ, गैस की सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है और ठोस की सबसे कम होती है क्योंकि इसके अणु अनियमित रूप से गति कर सकती हैं। तो ये अवस्था हमारी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था और गैस अवस्था में रहते हैं। तो गैस अवस्था में ये अनियमित गति करेंगे और इन दीवारों से ऐसे टकराएंगे किधर भी अनियमित, और आपस में भी टकराते हैं। तो इनके जो टकराने से गैस का अणु चल रहा था, चलते हुए इधर टकरा गया,
फिर दूसरी ओर चला, दूसरे में टकरा गया, इस दीवार से टकरा गया। तो ये गैस का जो बल लगेगा, टकराने से जो टक्कर होती है, इस तरह से जो टकराते हैं, तो ये जो टक्करें होती हैं दीवारों के साथ, इनसे जो बल लगता है उस बल को हम गैस का दाब कहते हैं। अगर कोई पूछा दाब किसे कहते हैं, तो गैस के अणुओं की अनियमित गति होती है और उसके बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, तो उससे जो बल लगता है उसे गैस का दाब कहते हैं। यदि बर्तन के अंदर अगर ज़्यादा गैस भर देंगे तो ज़्यादा अणु टकराएंगे, ज़्यादा बल लगेगा, तो गैस का दाब अधिक होगा। जैसे हम साइकिल के पहिए में हवा भर दें तो ज़्यादा हवा भर देंगे तो ज़्यादा दाब होगा, हमें टायर नहीं दबता। गुब्बारे में बहुत अधिक अगर हम हवा भर देंगे तो गुब्बारा फूट जाता है। तो क्यों फट जाता है वो गुब्बारा? क्योंकि उसके अंदर बहुत सा गुब्बारे में अगर हम अधिक हवा भर देते हैं तो अधिक अणु गुब्बारे की दीवारों से टकराते हैं, उस पर अधिक बल लगाएंगे और वो गुब्बारा फट जाता है। तो ये अवस्था गैसीय दाब कहलाती है। अणुओं की टक्करों से जो दाब लगता है दीवारों पर उसे गैसीय दाब कहते हैं। इससे गैसीय दाब उत्पन्न होता है। इनका अब अवस्था परिवर्तन देखें तो अवस्था परिवर्तन, सॉलिड को लें और हमने इसे गर्म किया तो ये किस में बदल जाएगा? द्रव में, लिक्विड में। और लिक्विड को और ज़्यादा गर्म कर दें तब ये बन जाएगा गैस में, गैस अवस्था में बदल जाएगा। तो ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, ऐसे अवस्था परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा उल्टा भी हो सकता है। गैस को अगर हम संपीड़ित कर दें तो द्रव में, जो ठंडा कर दें, इसे ठंडा कर दिया जाए या संपीड़ित कर दिया जाए तो लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड को भी और ठंडा करते जाएं इसके लिए तो ठोस में बदल जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रक्रम चलता रहता है। ये अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। उसका उल्टा भी किया जा सकता है, गैस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से ठोस बना सकते हैं। तो ये चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। यदि हम बर्फ़ को ले लें, बर्फ़ को ले लेते हैं आइस, यदि हमने बर्फ़ को ले लिया, बर्फ़ को लिया और बर्फ़ को गर्म कर दें, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा जल बन जाएगा। यदि और अधिक गर्म किया, यदि हम इसे और अधिक गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाती है, भाप बन जाएगी, वाष्प कह सकते हैं, भाप बन। तो ये बर्फ ठोस अवस्था थी, जल द्रव अवस्था थी और वाष्प गैस अवस्था थी। तो ये परिवर्तन है वो अवस्था परिवर्तन कहलाता है। वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं, वाष्प को ठंडा कर देंगे तो हमारा द्रव बन जाएगा, जल बन जाता है, और जल को और ठंडा कर दें तो वापस बर्फ बन जाती है। तो ये इन स्थिति को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन में ठोस से हम द्रव बना सकते हैं, द्रव से गैस और गैस से ठोस। तो ठोस द्रव गैस ये चक्रीय प्रक्रम हो जाता है। इस तरह से चक्रीय प्रक्रम रहेगा हमारा। नेक्स्ट हमारी अवस्था परिवर्तन था, ठोस द्रव और गैस। यदि हम किसी ठोस को गर्म करते हैं और वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तब हम उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहेंगे। और यदि गैस को इसका उल्टा करें, गैस यदि सीधे ठोस में बदल जाती है बिना द्रव में बदले, तब हम उसे बोलेंगे निक्षेपण। ठोस और द्रव के लिए यदि ठोस को गर्म करें तो द्रव को गर्म करते हैं तो गैस, और गैस को ठंडा करें तो द्रव बनता है। लेकिन ठोस और गैस, ठोस से गैस का बनना ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कपूर है, घरों में कपूर देखा होगा, तो कपूर को यदि हम जलाएं तो वो पिघलता नहीं है, वो सीधे जलने लगता है। तो ठोस से गैस अवस्था में आ जाता है कपूर। लेकिन यदि हम मोम को जलाते हैं तो, यदि हम मोम को जलाते हैं तो कपूर था, कपूर तो सीधे किस में बदला? गैस में, गर्म करने से। लेकिन मोम को लेते हैं तो मोम पहले क्या बनेगा? पिघलता है, पहले पिघलेगा, इसके बाद गैस बनेगा। पहले पिघलेगा फिर गैस बनेगा, तो उसके बाद जलता है। तो यदि कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है तब हम उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण पूछा जाए तो हम क्या बोल देंगे? कपूर, आयोडीन। इस तरह से हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम गलनांक क्या होता है? गलनांक। तो गलनांक क्या प्रक्रमनांक? तो गलनांक क्या है? जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करेंगे या खुला रख दें तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? द्रव बन जाती है। तो किसी ठोस पदार्थ को लेते हैं और ठोस पदार्थ को
हम गर्म करना शुरू कर दें, ठोस को गर्म कर दें, तो गर्म करते हैं तो जिस ताप पर भी, ये मान लीजिए ठोस पदार्थ था और ये किस में बदलना है, द्रव में, गर्म करने से गर्म करेंगे तो ये जो न्यूनतम ताप है जिस ताप पर ये द्रव में बदलेगा, जैसे चीनी को ले रखा है तो चीनी को हम गर्म करते जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगी, पिघल जाएगी। तो ये 185 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो उसका टेम्परेचर। जब ये पिघलती है तो जो द्रव बनेगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब बर्फ़ का ताप था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और इसके द्रव का भी 0 डिग्री सेल्सियस था, तब हमारी ऊष्मा कहाँ चली गई इसमें से, तो वो जो ऊष्मा थी वो ठोस के कणों को अलग अलग कर रही थी, अलग अलग करने में व्यय हुई। तो ठोस के कणों के मध्य के आकर्षण बल को दूर करती है। इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे, क्योंकि ये गल रहा है इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, गुप्त ऊष्मा। यदि ताप का परिवर्तन नहीं हो रहा है और अवस्था परिवर्तित हो रही है, अवस्था परिवर्तन है, अवस्था का परिवर्तन तो है, तो ठोस से द्रव बनना है, तो ऐसी ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये ताप नहीं बढ़ाती लेकिन ऊष्मा हमारी व्यय होती जाती है। जैसे अगर हम मोम को लेके गर्म करना शुरू कर दें, उसमें एक थर्मामीटर लगा दें तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। बर्फ़ को एक बर्तन में लें, उसमें थर्मामीटर लगा दिया हमने तो उसे ऊष्मा मिलती जाएगी लेकिन उसका थर्मामीटर में तापमान नहीं बदलता, तो बर्फ़ पिघल जाती है। तो ऐसे ठोस से द्रव बनना या द्रव से गैस बनना, तो ये अवस्था जो परिवर्तन हो जाता है, इस तरह का अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा चाहिए उस ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक 273.15 है। चीनी सुक्रोज, चीनी को ही हम सुक्रोज कहते हैं, रासायनिक नाम इसका सुक्रोज का गलनांक 185 डिग्री सेल्सियस है। गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट अभी बताई थी कि अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा होती है, जो अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था जैसे ठोस से द्रव बनना है तो इसमें ताप नहीं बदलता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा जो अवशोषित हुई है उस ऊष्मा का ही नाम हमारा गुप्त ऊष्मा है। जो ताप नहीं बढ़ाती उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर ये पिघलने के लिए रहती है तो संगलन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं इसे। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, तो बर्फ़ पिघलती है तो 80 किलो कैलोरी, इस तरह से उसके मान रहते हैं। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक एक सामान्य भाषा में हम देखें तो बॉइलिंग, उबलना। तो पानी को अगर हम गर्म करने रख देते हैं जल को, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उबलने लगेगा। तो जिस ताप पर भी वो उबलता है उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन हम वायुमंडलीय दाब पर, हमने बर्तन में पानी को रख दिया गर्म होने, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। तो ये जो ताप था इसके लिए बर्तन में, जैसे हमने इसमें जल को ले रखा है, जल था और इसे गर्म किया, ठीक है, इसे गर्म किया जा रहा है। तो ये जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। जल है गर्म करने पर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, बॉयल होगा। तो ये जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस, इसे ही हम क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। तो हमने वायुमंडलीय दाब को नहीं परिवर्तित किया, तो वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ये समष्टि गुण है। समष्टि गुण का अर्थ रहता है कि पदार्थ का विशिष्ट गुण है, जैसे हम पहचान कर सकते हैं किसी पदार्थ की। जैसे एथिल एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। यदि हमारा पदार्थ एथिल एल्कोहल होगा तो 78.4 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि शुद्ध जल होगा, मान लीजिए यदि शुद्ध जल होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, उससे कम या अधिक ताप पर नहीं उबलता। तो ये उसकी विशेषता हो गई, पहचान हो गई।
इसलिए इसे ही बोलते हैं समष्टि गुण। तो किसी पदार्थ की पहचान, शुद्धता की पहचान कर सकते हैं उसके क्वथनांक से और गलनांक से। ऊर्ध्वपातन मैंने अभी बताया था कि किसी ठोस का बिना पिघले सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर है वो सीधे गैस में बदल जाता है, आयोडीन गैस में बदल जाती है, नौसादर गैस में बदल जाती है। और गैस से अगर सीधे ठोस बनता है तो हम उसे निक्षेपण कहेंगे। एक ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ये भी एक हम कहते हैं CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर जो CO2 है, ठोस CO2 है, वो द्रव अवस्था में बिना आए सीधे गैस में बदलती है। एक वायुमंडलीय दाब पर जो ठोस CO2 थी, ठोस CO2 जो सॉलिड, और ये सीधे किस में बदल जाती है? गैस में। CO2 गैस में बदल जाती है। तो ये जो CO2 थी ठोस, इसे ही हम शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। वाष्पीकरण क्या रहता है? वाष्पीकरण जैसे अगर हम कपड़ों को सुखाने के लिए डाल देते हैं तो जल तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, लेकिन जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, उसके लिए कपड़ों को सुखाने में धीरे धीरे उसमें से जल उड़ता रहेगा। यदि हम बर्तन में किसी में जल को रख देते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें से उड़ने लगता है। मान लीजिए हमने जल को रख दिया किसी बर्तन में, तो ये धीरे धीरे कम होता रहेगा, उड़ता रहता है। या घड़े में पानी भर के रख देते हैं तो वो कम हो जाएगा। किसी खुले हुए बर्तन में अगर जल को रखते हैं तो ये उबल नहीं रहा, उससे कम ताप पर ही ये जल के अणु हैं इससे निकल रहे थे। क्यों निकलते जाते हैं? क्योंकि जो सतह पर जल के अणु होते हैं इनमें से कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो ये सतह को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को लेते कहाँ से? इस द्रव से। इसलिए ये द्रव है वो ठंडा हो जाएगा। यदि हम किसी द्रव पदार्थ को गर्म द्रव को रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें से जो अणु उड़ रहे थे, निकल रहे थे, इस सतह को छोड़कर जा रहे थे, वो सारी ऊष्मा कहाँ से लेते हैं? इस द्रव में से लेते हैं। इसलिए इस द्रव का ताप कम हो जाता है और ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अपने क्वथनांक से कम क्वथनांक पर द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यदि हम जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो स्प्रिट लगाते हैं, हमारे उसमें स्प्रिट लगाते हैं तो स्प्रिट हमें ठंडी लगती है। ठंडी क्यों लगने लगती है? क्योंकि उसमें जो स्प्रिट थी उसने हमारे शरीर से ऊष्मा को लिया उड़ने के लिए, इसलिए हमारे उसके शरीर का ताप उसमें कम हो जाता है। इस तरह से ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण की दर ताप बढ़ाओगे तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। जैसे कपड़ों को जल्दी सुखाना है तो उसे धूप में डाल दीजिए तो ज़्यादा जल्दी सूखेगा। उसे अगर हम फैला के डालते हैं तो और जल्दी वो भी सूखता है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से। आर्द्रता में कमी, गर्मी के दिनों में अधिक जल्दी सूखते हैं कपड़े, क्यों? वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है। और वायु में गति में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर, जैसे नेल पॉलिश वगैरह को हटाने के लिए ऐसे केमिकल होते हैं, उनको लगाया जाता है। वो हमें ठंडे लगते हैं। क्यों ठंडे लगते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर से ऊष्मा ले लेते हैं। अभी बताया मैंने, स्प्रिट भी शरीर से ऊष्मा लेती है, इसलिए ठंडी लगती है। घड़े का पानी गर्मी के दिनों में ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या था? क्योंकि वो घड़े में से वाष्पीकरण होता रहता है जल का, इसलिए घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, तो सूती कपड़े क्या करते हैं? हमारे पसीने को सोखते रहते हैं, और जो पसीना है वो हमारे शरीर से वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा लेता रहता है, इसलिए हमें ठंडे लगते हैं शरीर से, और हमारा शरीर शीतल हो जाता है। इसके अब देखिए आधुनिक युग में, आधुनिक रूप में अभी हमने क्या पढ़ा कि ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं थी। पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी थी हमारी? ठोस, सॉलिड, ठीक है, ठोस, और एक था हमारा द्रव, लिक्विड, द्रव और गैस। लेकिन आधुनिक में अब ये 3 अवस्थाएं थी, 1, 2 और
3। लेकिन आधुनिक में 2 और अवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। आधुनिक में एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, एक बोस आइन, हाँ एक बढ़ा दिया गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो अभी आधुनिक अगर पूछा जाता है कि आधुनिक हमारी कितनी अवस्थाएं हैं, इसे BEC भी बोलते हैं शॉर्ट में, BEC। तो हमारे आधुनिक हैं तो ये चौथी और पांचवी अवस्थाएं द्रव की, मैटर की, पदार्थ की। तो आधुनिक हमें 5 अवस्थाएं भी बोलते हैं। सामान्यतः हमें क्या बोलना है, द्रव की अवस्थाएं कितनी है, 3, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अब पदार्थ आधुनिक में कितनी अवस्थाएं हो गई हैं, 5 हो गई हैं। तो इसमें चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। इस तरह से ये हमारा संपूर्ण चैप्टर था, कंप्लीट चैप्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कर सकते हो, और इसके लिए आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।